प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। अब आज की जो हमारी क्लास है वो कौन सी क्लास है? यही जो चैप्टर हमारा चल रहा था क्लास 12th का। क्लास 12th का कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। ठीक है, थ्योरी इसकी खत्म हो चुकी है। आज हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं। क्या चेंज करने वाले हैं? जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी कैलकुलेशन होगा ये आप करोगे। हम केवल क्या आपको तरीका बताएंगे कि हाँ आपको कौन सी वैल्यू रख करके कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन की ओर पहुंचेंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम रेडियस की कक्षा में 6.6 × 10⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा क्या होगी? तो जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तब भी हमने आपको बताया था। आज इसको डिटेल में समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन क्या फाइंड करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। हमको दिया क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, एक किसी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है जिसकी रेडियस है 0.7 एंगस्ट्रॉम, और हमको दिया हुआ है कि इसकी जो स्पीड है 6.6 × 10⁴ मीटर पर सेकंड है। ठीक, तो यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्या क्या शुरुआत करेंगे? जो दिया हुआ है सबसे पहले लिख लेंगे। क्या दिया हुआ था? रेडियस स्मॉल r इक्वल टू दिया हुआ है 0.7 एंगस्ट्रॉम। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 10⁻⁻10 होना चाहिए था, चूंकि हमने 7 कर दिया है तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम के लिए, और -10⁻1 ये 0.7 था इसके लिए। तो ओवरऑल हमको मिल जाएगा 7 × 10⁻11। और हमसे कह रहा है कि जो इसकी स्पीड है, जो इसकी स्पीड है, स्पीड कितनी दी हुई है? स्पीड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6.6 × 10⁴, 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड। ये दो चीजें दी हुई हैं। अब आप कल्पना कीजिए, हमको निकालना है कि इसमें करंट कितना फ्लो होगा। क्या निकालना है? हमको निकालना है आई। अभी तक हम आई निकालते थे तो आई के लिए हमारा फार्मूला होता था Q/T। चलो भाई Q नहीं दिया हुआ है तो हम लोग करते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश अपॉन T। अब हमसे कह रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? ऐसे किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसकी रेडियस कितनी है? 0.7 एंगस्ट्रॉम है, और जो घूम रहा है वो स्पीड कितनी है? 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे पूरा तरीका सीखते हुए हमको चलना है। हम लोग करेंगे क्या कि इस जो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हम कोशिश ये करेंगे कि इसके एक चक्कर में कितना समय लग रहा है वो निकालें। ठीक है, एक चक्कर में जो समय लगता है उसको हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहते हैं। तो हम इस सर्कुलर पाथ के लिए इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल निकालेंगे। अब जैसे ही आवर्तकाल निकल जाएगा फिर हम इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति निकाल लेंगे। आवृत्ति का मतलब क्या हो जाएगा कि यह 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है। अब जब 1 सेकंड में चक्करों की संख्या हमको पता चल जाएगी फिर हम धारा निकाल लेंगे। क्या? तब फिर हम धारा का जो फार्मूला लगाएंगे I = लगाएंगे 1 सेकंड में चक्करों की संख्या गुणे 1 चक्कर में कुल आवेश। अब एक चक्कर में कुल आवेश कितना प्रवाहित होगा? भाई देखो, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। पर जैसे यही करेंगे हमको क्या मिल जाएगा? आई। समय अगर हम टी करें तो चूंकि हम 1 सेकंड के लिए बात कर रहे हैं तो टी = क्या हो जाएगा? 1 सेकंड हो जाएगा। तो ये था इसकी थ्योरी, जिसके बेसिस पे आपको किसको क्या करना था? सॉल्व करना था। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर कैसे हमको प्राप्त होगा। ओके, तो फिर क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हम लोग टी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टी। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा
एक चक्कर पूर्ण करने में लिया गया समय, पूर्ण करने में लिया गया समय। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अब होगा क्या, इस सर्कुलर पाथ की जो टोटल लंबाई होगी, तो टोटल लंबाई चूंकि सर्कुलर पाथ है इसकी परिध हो जाएगी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, अपान में क्या हो जाएगा इसकी स्पीड b। अब सबकी वैल्यू रख लेंगे, जब सबकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया 2 पाई का मान हो गया 22/7, स्मॉल r का मान है 7 × 10⁻11 डिवाइड बाई b का मान कितना है भाई, ये है 6.6 × 10⁴। ओके, जो भी कटे उसको काट दीजिए, कैसे काटेंगे, 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब 7 से 7 कट गया, 22 1 जा 22, 23 3 जा, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा 0.3, क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। उसके बाद में इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे एक शून्य और आ जाएगा। अब t इज इक्वल टू हमको क्या मिला, 20 × 10⁻11, ठीक, ई वाला जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, 10⁻4 हो गया, ठीक, अपान में क्या हो गया 3 हो गया, ये हमको मिल गया t, ये हमको क्या मिल गया t मिल गया। अब इस t का यूज करके हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी n निकालेंगे, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1/t। अब 1/t जो हो गया, तब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3/20 × अब ये क्या हो जाएगा 10⁻15 हो जाएगा, 10⁻15 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकली, स्मॉल n की वैल्यू निकली। जो यहाँ स्मॉल n है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, किसके, जो हमारा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था, चक्करों की संख्या, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या ये। अब हम निकाल लेंगे आई, क्या निकाल लेंगे, आई निकालेंगे। आई कैसे निकालेंगे, स्मॉल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या गुणे 1 चक्कर में कुल आवेश, कुल आवेश, ठीक। ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। स्मॉल आई इज इक्वल टू 1 सेकंड में चक्करों की संख्या कितनी आई है, 3/20 × 10⁻15। अब एक चक्कर में कुल कितने आवेश प्रवाहित होंगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसी का आवेश भी प्रवाहित होगा, 1.6 × 10⁻19। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया है, इसको सही कर लेंगे। ये 10⁻15 ऊपर जो इसको ऊपर लेकर के चले जाएंगे, कहाँ लेकर के चले जाएंगे, ऊपर लेकर के चले जाएंगे, तो ये स्मॉल आई इज इक्वल टू हो गया 3 × 1.6, यहाँ पे 10⁻9 था, 10⁻19, और ये होगा ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, अपान में क्या है 20, ठीक, अपान में क्या है 20। इसी को सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 15 और 19 -4 हो जाएगा, 15 और 19 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और ये 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16, -0.4 हो गया, 0.4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। आई इज इक्वल टू हुआ 1.2/5 × 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 0.2 और बचेगा फिर 20, 5 4 जा 20 × 10⁻⁻4 एम्पियर, ठीक, 0.24 × 10⁻⁻4। देखो अब क्वेश्चन में आंसर आपका क्या आ रहा है, 2.4 × 10⁻⁵ एम्पियर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, पॉइंट को एक इधर जब लेकर के जाएंगे, मूव करवाएंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 2.4 × 10⁻⁵ एम्पियर, -5 एम्पियर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन।
यानी कि इतना जो हम लोगों ने तामझाम किया है, ध्यान से सुनिएगा, इतना जो हम लोगों ने तामझाम किया है, इस तामझाम की जगह हम लोग सिंपल वे में एक चीज़ ये लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? यदि हमको स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, और हमसे आई की वैल्यू पूछ रहा है, हमसे आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं भाई? किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी b/2πr के इक्वल होती है अगर वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से i इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है? b/2πr इंटू ई, या आपका जो एक्चुअल फार्मूला मिलेगा i इक्वल टू b इंटू स्मॉल ई 2πr, जहाँ पे b क्या होगा? स्पीड होगा, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, 2 है, पाई का मान 22/7, स्मॉल r क्या है? रेडियस हो जाएगा। ओके, हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक तार में, किसमें? एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? 5 आई ये दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है इतना मिनट। आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है। कैसे लगाएंगे? आइए देखते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है, आई इक्वल टू दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर और टी इक्वल टू दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 60 सेकेंड। हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। सिंपल, बहुत इजी सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए क्या होता है, आई इक्वल टू होता है क्यू अपान टी, और क्यू को हम लोग सीख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अपान टी। आई का मान दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर, इसको चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? ये हो गया 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपान टी है, तो टी का मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या? 60 इंटू 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से n निकालेंगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 60 इंटू 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको ऊपर लेकर के चले जाएंगे, ऊपर लेकर के जाएंगे तो हमको n इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ये 6×5 कितना हो गया? 300 हो गया। कितना हो गया? 300 हो गया। 300 इंटू 10⁻⁻3, ये 1.6, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। जब ये प्लस में हो जाएगा तो n इज इक्वल टू हुआ 300, यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा, इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा भाई? 19 में से -3 माइनस करोगे 16 हो जाएगा, अपान में 16। ठीक, इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए? डिवाइड कर लीजिए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड होगा? पहले 1 टाइम जाएगा, $1.875 ऐसे समथिंग आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1875 ऐसे करके कुछ आएगा। तो इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं। क्या? n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको 30, अब इसको ये जीरो को उठाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻18 अपान 16। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.875 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आंसर क्या आएगा? n इज इक्वल टू 1.875 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। परिकलन कीजिए तार से स्थानांतरित आवेश तथा तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक बार क्यू निकालना है और फिर क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वांटिटी देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। 20 माइक्रो एम्पियर की धारा है और टी इज इक्वल टू 30 सेकंड है। कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिएगा। आई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था? 20 माइक्रो एम्पियर, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर।
ठीक, t इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो भाई t इज इक्वल टू दिया हुआ है 30 सेकेंड। इसमें दो चीज़ें पूछ रहा है, q और दूसरी बार में पूछ रहा है n, यानी कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते हैं। I इज इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन t, तो यहाँ से q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। I का मान 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 है और इसका t का मान कितना है, 30 है। इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 3 जा 6, 00 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 हो जाएगा। ये दो जीरो यहाँ पे जाएंगे तो पावर में क्या हो जाएगा, +2 ऐड हो जाएगा, +2 ऐड होगा तो q इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 कूलम। ये आपका आ गया q। अब यहाँ से हमको निकालना है क्या, n, तो q इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन e। तो n इज इक्वल टू q का मान कितना है भाई, 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 और स्मॉल e का मान है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समथिंग जो पावर आएगी लास्ट में 10 टू पावर 13, पावर क्या आएगी लास्ट में 10 टू पावर 13 आएगी। अच्छे ढंग से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है, क्योंकि क्लास की शुरुआत में ही हमने बता दिया है कि आज हम लोग न्यूमेरिकल थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्व करेंगे और कैलकुलेशन आपको करना है। जो भी फार्मूला यूज होगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। एक बहुत आसान सवाल है, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट है तो ये 60 सेकंड हो जाएगा। और कह रहा है कुछ आवेश प्रवाहित हो रहा है कितना, 30 कूलम। ऐसा सवाल आ जाए तो फिर क्या पूछना है, आपसे पूछ रहा है आई निकालिए। क्या निकालिए, आई। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन टी। अब q कितना है 30, t कितना है 60, 31 जा 30, 32 जा 60। आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व आउट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर क्या आएगा, 4 में आंसर आएगा 0.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड इतने प्रोटॉन एवं इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन। देखो इतने प्रोटॉन और इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गुजरते हैं। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है, क्या निकालना है, धारा निकालना है। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है, ध्यान दीजिएगा प्रति सेकंड बात किया गया, इस बात को भी आपको नोट आउट करना है। यदि सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट है तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध भी ज्ञात करना है, धारा भी ज्ञात करनी है, सब कुछ। प्रोटॉनों की संख्या 1.0 इंटू 10 टू पावर 18 है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 2.7 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। एक्चुअल में होगा क्या कि अगर प्रोटॉन ऐसे जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, ठीक, प्लस वाला इधर जा रहा है, माइनस वाला इधर जा रहा है, तो जो टोटल चार्ज होगा, चूंकि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के आधार पर कंडक्ट होती है, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो न्यूट्रॉन के उतने मात्रा वाले चार्ज को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। शेष बचा हुआ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, शेष बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वही क्या करेगा, मूव करेगा। तो चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1 इंटू 10 टू पावर 18 है और यहाँ पे 2.7 इंटू 10 टू पावर 18 है। तो ये क्या करेंगे, टोटल जो हमको वैलिड चार्ज कैरियर मिलेंगे, आवेश वाहक मिलेंगे, वो क्या मिल जाएंगे, वो हमको इलेक्ट्रॉन के नंबर में से प्रोटॉन का नंबर माइनस कर देंगे। तो 2.7 इंटू 10 टू पावर 18 में से माइनस करेंगे 1 इंटू 10 टू पावर 18, 10 टू पावर 18 कॉमन कर लेंगे तो 2.7 से 1 हमको माइनस करना है। क्या करना है, (2.7 माइनस 1.0 कर देंगे और 10 टू पावर 18 तो रह ही जाएगा, तो आपको 1.7 इंटू 10 टू पावर 18 मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जो कि मूव आउट करेगा। ओके, तो इसी थ्योरी का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 5। ठीक है, जो भी दिया हुआ है सबसे पहले उसको नोट करेंगे, जो भी दिया हुआ है सबसे पहले क्या करेंगे, उसको नोट करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू है 1 इंटू 10 टू पावर 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना दिया हुआ था भाई, ये दिया हुआ था 2.7 इंटू 10 टू पावर 18। टाइम इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 सेकेंड। अब इसी में कह रहा है, क्या कह रहा है
यदि यहाँ पे विभवांतर कितना लगा दिया जाए, 200 वोल्ट का लगा दिया जाए, सॉरी 220 वोल्ट का, तो प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। ठीक है, B इक्वल टू 220 वोल्ट लगाने पर R भी ज्ञात करना है। अब इतनी क्वांटिटी का यूज करके I ज्ञात करना था। तो थ्योरी हम आपको बता चुके हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलिड चार्ज कैरियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या माइनस कर देंगे तो हमको स्मॉल एल मिलेगा। 2.7 इंटू 10⁻18 माइनस 1.0 इंटू 10⁻18। इसको जब सॉल्व करेंगे 10⁻18 कॉमन कर लेंगे, 27 में से 1 माइनस करेंगे तो स्मॉल एन इज इक्वल टू मिलेगा 1.7 इंटू 10⁻18। ओके, इतने इलेक्ट्रॉन पास आउट होंगे। अब हमको क्या निकालना है, आई। क्या निकालना है, आई। कैसे निकालेंगे भाई, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी होता है। क्यू इज इक्वल टू हो गया एन इंटू ई अपान टी। ठीक है, तो आई एन कितना है 1.7 इंटू 10⁻18 और ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻−19 अपान टी का मान है 1 सेकेंड। आई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो 1.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−1 सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे कर ले जाएंगे भाई, चलो इसको करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें बी भी निकालना है। क्या निकालना है, बी को भी फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए। 16 का जब 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आता है हमारा, हो जाएगा 2 कैरी कितना हो जाएगा 11 और 16 1 जा 16, 16 में जब 11 जोड़ेंगे 16 1 जा 16, अब इस 16 में जब हम कितना जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे, तो 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है 1.7 इंटू 1.6। ठीक है, 6 का टेबल हम 7 बार पढ़ेंगे तो 6 7 जा कितना हो जाएगा भाई 42। 42 को कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कैरी कितना आया 4 और 6 1 जा 6। 112 कैसे 102 हो जा रहा है जबकि ये 112 होना चाहिए, पता नहीं कहाँ से कंफ्यूजन है। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका आई का मान निकल आएगा। किसका मान निकलेगा, आई का मान निकलेगा। अब आई का मान निकालने के बाद में फिर आप लोग ये फार्मूला लगा दीजिएगा, बी इज इक्वल टू आई आर। तो आर इज इक्वल टू मिल जाएगा बी अपान आई। बी का मान 220 है। अब आई का मान ये यहाँ से जो कैलकुलेट करके आप लोग निकालेंगे वही पुट कर दीजिएगा, बस आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल वे में कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसको ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.72 इंटू 10⁻−1 आ जाएगा। इसको 0.272 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है 0.272 लिखा जा सकता है। ओके, अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका वो वाला आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बिंदु ए से बी की ओर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं वैद्युत धारा किस दिशा में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ए से बी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो धारा कहाँ से आएगी, बी से ए की ओर जाएगी। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻9 है, समय कितना है 10⁻³ है। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं। ठीक है,
तो n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन और t इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 टू पावर -3 सेकेंड। तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा Ne हो जाएगा, Ne हो जाएगा। तो Ne इज इक्वल टू क्या मिलेगा Ne इज इक्वल टू हो गया 10 टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -90। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बचा 1.6, 9 में से 19 वाला जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पावर -10। आई इज इक्वल टू क्या होता है Q अपान T होता है। Q का मान था 1.6 इंटू 10 टू पावर -10। T का मान है 10 टू पावर -3, ये ऊपर जाएगा। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -10 अब इंटू 10 टू पावर 3। यहाँ से आई की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 1.6 इंटू 10 टू पावर -7 एम्पियर। ओके, और ये ए से बी की ओर जा रहे थे तो धारा कहाँ से होगी, धारा बी से ए की ओर हो जाएगी। ओके, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, 7 शायद छूट चुका है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड कितना चक्कर लगाता है, वृत्तीय पथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। अरे ये तो आसान सवाल है। कैसा सवाल है, आसान सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। हाइड्रोजन के परमाणु में कह रहा है इतना चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। कितना चक्कर, इतना, ये 6.0 इंटू 10 टू पावर 15 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने के लिए हमको दिया हुआ है चक्करों की संख्या। क्या दिया हुआ है, चक्करों की संख्या, और किस में, 1 सेकंड में। कितना है भाई ये 6.0 इंटू 10 टू पावर 15। हमसे पूछ रहा है वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा, आई निकालना है। क्या निकालना है, आई। तो सबसे पहला सवाल जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो आई इज इक्वल टू यही लिखे थे। क्या लिखे थे, चक्करों की संख्या, ये नहीं, ऐसा लिखे थे 1 सेकंड में चक्करों की संख्या गुणे एक चक्कर वक्कर न लिखिए, ये लिख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। यही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि t इज इक्वल टू प्रति सेकंड बात कर रहा है, 1 सेकंड है। ठीक है, तो अब 1 सेकंड में चक्करों की संख्या कितनी है, 6.0 इंटू 10 टू पावर 15 है। और ये कितना दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू पावर -90। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1.6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और 1 पॉइंट के बाद दशमलव है तो 9.6 इंटू 10 टू पावर -4 हो गया। इसको लिख सकते हैं क्या, 0.96 इंटू 10 टू पावर -3। -3 मिली का सूचक है तो ये हो जाएगा 0.96 मिली एम्पियर। ठीक, 0.96 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर क्यूब 2.5 में 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यदि इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। चलिए भाई इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जो भी ये कह रहे हैं पहले उसको नोट करते हैं। ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब 1 मिलीमीटर स्क्वायर को सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे, मीटर स्क्वायर में। तो 1 mm में 10 टू पावर -3 मीटर होता है, जब स्क्वायर करेंगे तो 10 टू पावर -6 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर। कह रहा प्रति
प्रति मीटर क्यूब आयतन। मीटर क्यूब है तो मतलब आयतन है, यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2.5 × 10⁴ ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसमें कह रहा है I = 2 एम्पियर की धारा बह रही है। फिर क्या कह रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग यानी BD की गणना करनी है। कैसे लगाएंगे भाई, कैसे लगाएंगे? हमने अनुगमन वेग और धारा में संबंध पढ़ा है, I = होता है NEABD। यहाँ से BD = क्या हो जाएगा I/NEA। यही रख करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व आप लोग करेंगे, कैसे करेंगे? I का मान है 2 अपान n का मान कितना है 2.5 × 10⁴ ओके। स्मॉल e इसका मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। कैपिटल E इसका मान क्या हो जाएगा 10⁻20। कैपिटल A का मान है 1 × 10⁻6। 1 × 10⁻6। अब आप लोग इसको जब सॉल्व करिएगा तो थोड़ा सा आपको क्लू दिए दे रहे हैं, ये हो जाएगा 2/2.5 × 1.6। सारी पावर ऊपर चली जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो ये -19 और -6 कितना हो जाएगा -25, प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा 10⁻25। 10⁻25 और ई वाला जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -24। ओवरऑल आपका बचेगा क्या 2, ये 10 बचेगा 2 × 10⁻2.5 × 1.6। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, बस आपका आंसर यानी अनुगमन वेग BD निकल आएगा। ठीक है, सिंपल वे में 25 का पहले 16 से मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा या 1 सेकंड, इसको सिंपल वे में ऐसे सॉल्व कीजिएगा। कैसे, ये देखिए, ये हमारा है BD = हमको क्या मिला 2 × 10/2.5 × 1.6। 5 2 जा 10, 5 5 जा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 यहाँ पे हो जाएगा 0.8, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 0.4। तो BD = क्या मिला 1/0.5 × 0.4। ये दोनों हटा देंगे 100 हो जाएगा, = हो जाएगा 100/20। 100/20 करेंगे, 20 1 जा 20, 25 जा 100, तो BD = क्या मिल जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी अनुगमन वेग की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, देखिए 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही वाला सेम सवाल है, बस वहाँ क्षेत्रफल डायरेक्ट दिया हुआ था, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 को हम लिखेंगे स्मॉल r = दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर = हो गया हो गया 0.5 × 10⁻³ मीटर। अब इसको जब और अच्छा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁴ मीटर। ओके, फिर कह रहा है I = कितना है 0.5 एम्पियर है। स्मॉल n = दिया हुआ है 4 × 10⁻28। बस BD निकालना है। क्या निकालना है? BD। सबसे पहले हम यहाँ पे A निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A। तो A = क्या हो जाएगा πr²। क्या हो जाएगा πr²। पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 5 × 10⁻⁴ का स्क्वायर कर देंगे, A निकल आएगा। और जब A निकल आएगा तो I = NEA BD का यूज करेंगे, तो यहाँ से हमको BD निकालना है। क्या निकालना है? BD। BD = हो जाएगा I/NEA, रख करके कैलकुलेट कर लेंगे। क्या क्या रखेंगे? I का मान है 0.5 अपान n का मान कितना है 4 × 10⁻28। स्मॉल e का मान कितना है? स्मॉल e का जो मान है वो 1.6 × 10⁻⁻19 है। इसका मान कितना है भाई? इसको लिख देंगे 22/7। क्या लिखे?
22/7 इंटू 5 इंटू 10⁻⁸ इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर को 7 ऊपर चला जाएगा, 0.5 इंटू 7 अपान ये क्या हो गया 4 इंटू 1.6 इंटू 22 इंटू 25, सारी पावर ऊपर कर लेंगे, -19 और -8 -27 हो जाएगा, -27 में 28 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो यहीं पे हम क्या कर देते हैं, इंटू 10 कर देते हैं, इंटू क्या कर देंगे 10 कर देंगे, यही आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, अब इतना ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 11, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू 10⁻, कितना है, ध्यान से देखिए, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति मीटर क्यूब है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तार में धारा घनत्व की गणना करनी है, किसकी गणना करनी है, धारा घनत्व की गणना करनी है। चलो भाई निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, जो दिया हुआ सबसे पहले उसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। स्मॉल n इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। ओके, बी डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, कह रहा है धारा घनत्व निकालना है, जे क्या निकालना है, धारा घनत्व। ध्यान से देखिएगा, जे बराबर होता क्या है, जे बराबर एक्चुअल में होता है किसी पृष्ठ से होकर गुजरती हुई अविलंबवत धारा, एकांक क्षेत्रफल से गुजरती हुई अविलंबवत धारा, I अपान ए होता है। तो ये हो गया I बराबर क्या हो जाएगा, एन ई ए बी टी हो जाएगा, और ए से ए कैंसिल, यानी जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई बी टी। एन कितना है भाई, 2 इंटू 10⁻28 है, ई कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अब ये कितना है 1 इंटू 10⁻⁻2। ध्यान से देखो भाई, ये 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, 28 में से 21 माइनस होगा, कितना बचेगा 21 में से 28 माइनस होगा तो 7 बचेगा, 16 2 जा 32, 3.2 इंटू 10⁻7 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल देखने में बड़ा था, कैलकुलेशन वेरी इजी था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी दी हुई है, तार में इतनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा घनत्व भी निकालना है और अनुगमन वेग भी निकालना है। तो चूंकि धारा घनत्व निकालना है तो सबसे पहले हम लोग अनुगमन वेग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले अनुगमन वेग निकालेंगे, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर कितना है 12 है। क्या क्या दिया हुआ है भाई, क्षेत्रफल A इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻27 -7 मीटर स्क्वायर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब दी हुई है। तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। I बराबर कितना है 3.2 एम्पियर। हमको दो चीजें निकालना है, पहले नंबर पे निकालना है J और दूसरे नंबर पे निकालना है BD। दूसरे नंबर पे क्या निकालना है BD। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग BD निकालेंगे। BD के लिए क्या करेंगे, I इज इक्वल टू NEA BD वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, I अपान NEA। ठीक, I कितना है 3.2, ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और A कितना है भाई 1 इंटू 10⁻⁻7। ये 16, ये देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। -19 -7
-19 और क्या है -7। अच्छा, n की वैल्यू हम लोगों ने रखी ही नहीं, n की वैल्यू रखेंगे क्या? वही तो हम कह रहे हैं कि कहाँ इतना अंतर आ रहा है। 2 × 10⁻28, तो इस 2 से ये 2 भी उड़ जाएगा। अब देखो 19 और 7 कितना हो गया? 26। 26 में से 28 में से 26 घटाएंगे, बचेगा क्या? तो BD इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 1/10⁻²। ये ऊपर चला जाएगा तो BD इक्वल टू हो जाएगा 1 × 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका हो गया BD। और जब BD निकल आया तो हम लोग J निकाल लेंगे। J इक्वल टू क्या होता है भाई? J इक्वल टू I/A होता है। अब I/A करेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, यानी EBD बचेगा। n का मान कितना है? 2 × 10⁻28। इसका मान है 1.6 × 10⁻⁻19 और BD का मान कितना है भाई? 10⁻⁻2। 19 और -2 ऐड करेंगे, -19 -2 -21 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? J इक्वल टू हो जाएगा, सही लिखा हुआ था भाई, 2 × 1.6 × 10⁻7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 × 10⁻7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका J निकाला जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई? नंबर नहीं लिखा हुआ है। 12 सॉल्व कर चुके हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 13 और ये क्या होगा? 14। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको भी। क्या क्या दिया हुआ है? 5 ओम के एक मोटे तार को पतले तार में खींचा जाता है, जिससे कि इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। लंबाई कितनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। इसका नया प्रतिरोध क्या है? यहाँ पे एक संकेत दिया हुआ है R प्रोपोर्शनल n स्क्वायर। कैसे मिलेगा? सबसे पहले हम लोग ये रिलेशन जान लेते हैं कि कैसे मिलेगा R प्रोपोर्शनल n स्क्वायर। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना प्रारंभिक प्रतिरोध व लंबाई R1 व L1 है और वह क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A1। वह क्षेत्रफल A1 है। ऐसे ही माना द्वितीय प्रतिरोध व लंबाई R2 व L2 और क्षेत्रफल क्या है? A2 है। ये ऐसे मान लेंगे। अब एक्चुअल में होगा क्या कि इन दोनों पदार्थों के लिए हमको दिया क्या हुआ? सबसे पहले ये देख लेते हैं। हमसे कह रहा है कि ये जो लंबाई L2 है वो n गुना बढ़ा दिया गया है। L2 कितना गुना बढ़ा दिया गया है? n गुना बढ़ा दिया गया है, यानी कि L2/L1 इक्वल टू क्या है? स्मॉल n। L2/L1 इक्वल टू क्या है? स्मॉल n। यहाँ देखो सवाल में कह रहा है इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है, तो जो L2 है वो प्रारंभिक लंबाई का कितना है? 3 गुना है। तो एक्चुअल में कुछ भी हो जाए लेकिन इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध कभी भी चेंज नहीं होगा। कुछ भी हो जाए लेकिन इसका विशिष्ट प्रतिरोध कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अब इस कंडीशन के लिए हम लोग करेंगे क्या भाई? R1 बराबर हमारा हो जाएगा रो L1/A1 और R2 बराबर क्या हो जाएगा? रो L2/A2। R1 R2 को डिवाइड कर दें। R1 और R2 को जो हमने डिवाइड किया तो ये क्या हो गया भाई? यहाँ से देखिएगा R1 और R2 को जब हमने डिवाइड किया तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? L1/A1 और L2/A2 हो जाएगा। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? L1A2/L2A1 हो जाएगा, यानी कि R1/R2 क्या बचा? L1A2/L2A1 बचा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा तार होगा, जो हमारा क्या होगा? तार होगा, इसका आयतन तो चेंज होगा नहीं, और जब आयतन चेंज नहीं होगा तो ये L1 और A1 का गुणा हमेशा L2 और A2 के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। हमको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? A2/A1 की।
तो A2/A1 जब हम करेंगे, ठीक, इसको उठा के इसके नीचे लेकर के चले आए हैं, तो ये क्या हो गया, L1/L2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L1/L2 हो जाएगा। देखो भाई, ई वाला इसके नीचे चला आया, ई वाला इसके नीचे चला गया। तो अब यहाँ से हम अगर देखें तो R1/R2 बराबर क्या हो गया, A2/A1। A2/A1 की जगह ये L1 तो L2 था ही, यहाँ पे भी L1 L2 हो गया, तो क्या हो गया, L1² अच्छा, L1² ऐसे रहने दो। अब ये चूंकि ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा, N² L1² कैंसिल हो गया। R1/R2 बराबर क्या हुआ, 1/N²। कहने का मतलब R2 बराबर क्या हो गया, N²R1 हो गया। R2 बराबर क्या हो गया, N²R1 हो गया। ओके, क्या हो गया, R2 बराबर N²R1 हो गया। वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो R2 है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था R प्रोपोर्शनल N², ये जो लिखा हुआ था वो रिलेशन हमको यहीं से मिलेगा। अच्छा, लगे हाथों और देख लेते हैं, और क्या देख लेते हैं। अभी यहाँ लंबाई वाला कह रहा था क्वेश्चन, तो अभी हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। अगर लंबाई के साथ साथ आपसे कह दे कि क्षेत्रफल आधा किया गया है, तो दो रिलेशन हमको याद रखना है परमानेंटली। कौन सा दो रिलेशन परमानेंटली याद रखना है, ये कि R1/R2 बराबर क्या होगा, L1/L2 A2/A1। और ये चीज याद रखनी है कि A2/A1 इज इक्वल टू क्या होगा, L1/L2 होगा। ठीक, अब हमसे क्या कह दिया गया कि क्षेत्रफल को n गुना कर दिया गया। जब क्षेत्रफल n गुना करेंगे, अब यहाँ पे हमारा जो चेंज आएगा वो क्या चेंज आएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारा जो A2 है वो क्या हो गया, N/A1 हो गया, N/A1 हो गया। अब हमको जो दो रिलेशन मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, हमको मिला है R1/R2 इज इक्वल टू मिला हुआ है L1A2/L2A1। और एक रिलेशन क्या मिला है, हमको मिला हुआ था A2/A1 इज इक्वल टू L1/L2। ठीक, अब देखो L1 L2 को वैसे रहने देंगे, हम क्या किसमें चेंज करेंगे भाई, हम L1 L2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो ये रिलेशन लगा हुआ है इस रिलेशन का यूज कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे R1 R2, L1 और L2 की जगह क्या हो जाएगा, A2/A1। क्या हो गया, A2/A1 मीन्स ये क्या हो गया, A2²/A1²। और ये भैया है N²A1²। भाई A2 बराबर क्या दिया हुआ है, N, ये तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, पान में क्या हो गया, A1²। ये कैंसिल हो गया। R1/R2 बराबर क्या मिला, N²। तो यहाँ से हमको जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, R2 इज इक्वल टू 1/N²R1। ठीक, यानी कि जब क्षेत्रफल यानी उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में कोई कमी की जाएगी, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1/N² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/N² हो जाएगा जब क्षेत्रफल। एक कंडीशन और समझ लीजिए, एक्चुअल में कभी कभी क्या कह देते हैं कि भाई इसकी जो अनुप्रस्थ त्रिज्या है उसको n गुना कर दिया गया। तो जब अनुप्रस्थ त्रिज्या को n गुना किया जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, R2 इज इक्वल टू हो गया N/R1। R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, N/R1 हो गया। अब देखिए भाई, अब अगर ये हो गया तो यहाँ से ये जो हमारा A2 इज इक्वल टू है, A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई R2²। क्या होगा, पाई R2² होगा। और A1 इज इक्वल टू, यहाँ देखो R2 बराबर क्या है, N/R1 है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई N²R1²। यानी कि ये क्या हो जाएगा, N² ऑफ पाई R1²। यानी कि ये क्या हो गया, अब N²A1 हो गया। A2 इज इक्वल टू क्या हो गया, N²A1 हो गया। जब n था तो नीचे N² आया है, और जब त्रिज्या में कोई कमी बेसी की जाएगी तो N² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N² हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब त्रिज्या की बात की जाएगी तो जो हमारा नया वाला प्रतिरोध होगा वो पहले वाले प्रतिरोध का n⁴ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n⁴ हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। जब क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो नया वाला प्रतिरोध पहले वाले प्रतिरोध के से मतलब होगा क्या, उसमें N² से डिवाइड कर देंगे, जितना गुना क्षेत्रफल कम या ज़्यादा किया गया होगा। जब लंबाई की बात की जाएगी तो लंबाई की बात में जो हमारा नया वाला प्रतिरोध होगा ये N² गुना हो जाएगा पुराने वाले प्रतिरोध के। तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। कितनी चीज़ें याद रखनी है, तीन चीज़ें याद रखनी है। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्पष्ट तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है,
ये जो भी रिलेशन आपको मिला इसको स्पष्ट तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि अगर आपका न्यूमेरिकल आता है तो आप आसानी से इस थ्योरी का यूज करके लिख सकते हैं। क्या क्या लिखना है आपको? यदि लंबाई n गुना की जाए, n गुना की जाए तो नया प्रतिरोध, कैसा प्रतिरोध? नया प्रतिरोध। अब जो नया होगा उसको हम लोग R2 मान के चले हैं, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n स्क्वायर R1। ठीक, ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन, यदि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना किया जाए? n गुना किया जाए, जब अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को n गुना किया जाएगा तो नया प्रतिरोध क्या होगा भाई? नया प्रतिरोध इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 अपान n स्क्वायर। R1 अपान क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा। और हमने क्या सीखा? और हम ये सीखे हैं कि यदि अनुप्रस्थ त्रिज्या n गुना की जाए, तो नया प्रतिरोध R2 क्या हो जाएगा? R1 में n पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो n का मतलब क्या होगा? दुगुना करेंगे तो 2 होगा, हाथ आधा करेंगे तो n हाफ हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की ओर। किसकी ओर चलते हैं? अपने न्यूमेरिकल की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा था 13 में क्या कह रहा है कि लंबाई 3 गुनी की जाती है। क्या? लंबाई 3 गुनी, यानी L2 बराबर क्या हो जाएगा? 3L1। कुल मिलाकर के n बराबर क्या मिला? 3। हमें R2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? R2। अब क्वेश्चन में हमारे क्या दिया हुआ है? R1 बराबर है 5 ओम। ठीक, R1 बराबर 5 ओम है तो हम लोग लिख देंगे R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R1 से। ठीक, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो गया? n स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर। अब R1 का मान कितना है? 5। तो R2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 3 जा 9 इंटू 5, यानी कि R2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 45। ओके, आसानी से आप लोग लगा ले जाएंगे, केवल 3 रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 14 कह रहा है एक R ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई की जाती है। ठीक है, क्या किया गया है? R ओम का कोई प्रतिरोध है, इसके तार को खींच करके 3 गुनी लंबाई की जा रही है। कितनी गुनी? 3 गुनी लंबाई की जा रही है। इस खींचे हुए तार को 3 बराबर लंबाई के तारों में काट कर इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? चलो भाई इनकी भी बात को देख लेते हैं। क्या करते हैं? हमको दिया हुआ है R1 बराबर R दिया हुआ है, और क्या किया गया है? L2 को 3L1 में कन्वर्ट किया गया है, यानी n बराबर कितना है? 3। ये L2 और 3L1 लिखने का मतलब डायरेक्ट हम n लिख सकते हैं। इसका लिखने का सिर्फ इतना मतलब होता है कि आपके दिमाग में ये आ जाए कि लंबाई वाला फार्मूला हमको यूज करना है। तो यहाँ से R2 क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा n स्क्वायर R1। n का मतलब 3 स्क्वायर, अब R1 है R, यानी कितना हो जाएगा? 9R हो जाएगा। अब कह रहे हैं 9R का जो ये प्रतिरोध मिला, इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है। कितने बराबर भागों में? 3 बराबर भागों में। तो जब इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमको 3 प्रतिरोध मिलेगा। क्या मिलेगा? R1 मिलेगा, R2 मिलेगा, R3 मिलेगा। अब बात ये है कि जब इस मान लीजिए ये कोई तार है जिसका प्रतिरोध क्या है? 9R है, इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया गया, तो लेंथ भी इक्वल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इक्वल है, पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इक्वल है, तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इक्वल होगा, यानी ये R R R हो जाएगा। और जब इसको ऐड करेंगे तब ये किसके इक्वल आ जाएगा? 9R के इक्वल आ जाएगा। तो R1 R2 R3 क्या होगा? 9R अपान 3 होगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 3R हो जाएगा। अब इन तीनों को कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। क्या हो जाएगा? 1 अपान 3R प्लस 1 अपान 3R प्लस 1 अपान 3R।
नीचे का देखो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो गया, अपान में हो गया 3r। इसको हम r डैश मान लेते हैं, नहीं तो ये और r, ये r आप लोग काट सकते हैं, काटना नहीं है, ठीक है। अब ये 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या हो गया 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r हो गया। तो यहाँ से इस संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध आपको मिला r डैश इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, r ओम मिल जाएगा, ठीक। कहने का मतलब घूम फिरा करके हम लोग वहीं पहुंच गए। पहले क्या किया, n गुना लंबाई बढ़ाया, नया प्रतिरोध मिला, नए प्रतिरोध को 3 बराबर भागों में बांटा और बांटने के बाद उसको जब समांतर क्रम में जोड़े हम लोग तो हमको वही वाला रेजिस्टेंस फिर से मिल गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग कर चुके हैं, ये हो जाएगा 15 और ये क्या हो जाएगा 16। चलो, कह रहा है एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जा रही है। क्या कर दी जा रही है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जा रही है, यानी कि स्मॉल r2 बराबर क्या हो जा रहा है 1/2r1, यानी इक्वल टू क्या मिल गया 1/2। r1 बराबर क्या है 2 ओम है, ठीक। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है r2। क्या निकालना है r2। यहाँ बात किसकी की जा रही है, रेडियस की। और हमने क्या बताया है कि जब रेडियस की बात की जाएगी तो r2 बराबर हो जाएगा r1/n⁴। r1/n⁴ निकाल लेते हैं भाई, r2, r1 है 2, n का मान है 1/2, इसकी पावर 4 करेंगे तो ये हो गया e2 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 की पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर 5, और 2 पावर 5 बराबर कितना होता है, सब लोग जानते हैं कि ये 32 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा है, क्या कह रहा है, पहले इसको हटा देते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयां तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 है। लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः, तो ये लेंथ वाला होगा और ये मास वाला होगा। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वाह भाई क्या क्वेश्चन है, वाह भाई क्या क्वेश्चन है। चलिए भाई